सेक्शन 125 जो पढ़ रहे थे उसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा। सेक्शन 125 में एक संशोधन हुआ है 2001 में एक संशोधन हुआ, और उसके द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी, उसके द्वारा व्यवस्था की गई थी अंतरिम भरण पोषण की, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भरण पोषण के लिए आवेदन आया और आवेदन को निस्तारण में देर हो रही, तो तब तक कोर्ट अंतरिम भरण पोषण की व्यवस्था कर सकेगा। और ये जो अंतरिम भरण पोषण है, इसकी एप्लीकेशन पढ़ने के 60 दिन के भीतर इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। 60 दिन के भीतर इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिम भरण पोषण की जो आवेदन होता है उसका निस्तारण कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, तो 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब आइए आगे चलते हैं। भरण पोषण वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। केस आपने देख ही लिए, एक मोहम्मद अहमद खान का केस था, एक विजय मनोहर अरहट का केस था, और एक खेमचंद ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य का केस था। इसके अलावा एक दो इम्पोर्टेंट और केस हैं, जैसे इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया कि जो सीआरपीसी में 125 में भरण पोषण दिया जाता है उसकी प्रकृति जो है वो सिविल प्रकृति का है। हालांकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उसका प्रोविज़न किया गया है, लेकिन उसकी प्रकृति सिविल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी इसका जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो अगर कोई पॉइंट छूटा रह गया होगा तो वो भी कवर कर लिया जाएगा। अब आइए अध्याय 10 की बात करते हैं। अध्याय 10 लोक व्यवस्था और प्रशांति के बारे में बात करता है। अध्याय 10 जो है सीआरपीसी का, वह किसके बारे में बात करता है, लोक व्यवस्था और प्रशांति के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सेक्शन 129 से सेक्शन 132 तक विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बात की गई है। फिर पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात की गई है, सेक्शन 133 से 143 तक। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले 144 और 144 का, और उसके बाद स्थावर संपत्ति के बारे में 145 से 148 तक बात की गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना है, लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं जो देखने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 129 सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव को तितरबितर करने, विधि विरुद्ध जमाव जो होता है, विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है ये सीआरपीसी में नहीं दिया गया है, बल्कि इसकी परिभाषा विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बात किसमें की गई है, आईपीसी में की गई है। यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर जो प्रोविजन है वो बताएगा कि सिविल बल के प्रयोग के द्वारा 129 में और सशस्त्र बल के प्रयोग के द्वारा 130 में जो विधि विरुद्ध जमाव होगा उसको तितर बितर करने के बारे में प्रोविजन है। 131 किस बारे में बात करता है, सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति के बारे में बात करता है। ये इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या दिया गया। देखिए अध्याय 8 है, अध्याय 10 है, इसमें अध्याय 10 में एक है विधि विरुद्ध जमाव। क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो छूटे ना, इसलिए सब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, पब्लिक न्यूसेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध जमाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, लोक न्यूसेंस। ठीक है, तीसरा है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। और चौथा है स्थावर संपत्ति के बारे में, अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाने के बारे में। ठीक है, अब लोक न्यूसेंस वाले जो सेक्शन है वो सेक्शन है 133 से लेकर 143 तक। अर्जेंट मामले हैं 144, तो आप जानते ही हैं 144A तक, और इसमें आ जाएंगे 145 से लेकर 148 तक। ठीक है, तो ये है अध्याय 10 विधि विरुद्ध जमाव, लोक न्यूसेंस, न्यूसेंस के अर्जेंट मामले और स्थावर संपत्ति के बारे में बात। ठीक है, अब इसमें विधि विरुद्ध जमाव में 129 बात करता है सिविल बल के प्रयोग की।
फिर 130 आ जाएगा, 130 बात करेगा सशस्त्र बल के प्रयोग की। फिर 131 में बात की गई है पावर्स की, कि जो सशस्त्र बल हैं उनके अधिकारियों की क्या पावर्स हैं। और 132 अभियोजन से संरक्षण के बारे में बात करेगा। ये नोट करते चला कीजिएगा साथ में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद लोग न्यूसेंस की धाराएं हैं, उसमें से सभी धाराएं नहीं पढ़नी है, बहुत कम धाराएं पढ़नी है। 144 आपको पढ़नी है क्योंकि 144 का बहुत प्रैक्टिकल यूज होता है, ठीक है। फिर 145 से 48 पिछली साल यूपी जुडिशरी में मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। ये वाला पार्ट जो है इससे पूरा क्वेश्चन बना था यूपी जुडिशरी में पिछली साल, तो इसको भी आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। प्री में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। अब आइए शुरू करते हैं। 129 में कहा गया है कि विधिविरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का आदेश कौन कौन दे सकता है। तो पहला है कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पूछा जाएगा कि 129 में किसको विधिविरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का आदेश देने की शक्ति है। तो पहला है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दूसरा है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जो है उसको पावर है कि वो विधिविरुद्ध जमाव को तितर बितर करे। और तीसरा है उपनिरीक्षक पंक्ति का पुलिस अधिकारी। उपनिरीक्षक पंक्ति का पुलिस अधिकारी। इतने लोग जो हैं वो विधिविरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का आदेश दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है और उसका रीजन भी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं दी गई और उसका रीजन ये है क्योंकि ये प्रशासन की कार्रवाई है, फील्ड में होगी, कोर्ट में नहीं होगी। तो इसलिए ये पावर किसको दी गई है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है, थाने के इंचार्ज को दी गई है। और जो इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का पुलिस अधिकारी है वो विधिविरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। सेक्शन 129 में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। सेक्शन 130 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 130 बात करता है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के प्रयोग के बारे में। सशस्त्र बल के प्रयोग का किस धारा में किया जाएगा जमाव को तितर बितर करने के लिए। तो सेक्शन 130 इस बारे में कहता है कि सेक्शन 130 में जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकेगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा जाएगा कि सशस्त्र बल का प्रयोग किस धारा में किया जाएगा। तो सेक्शन 130 में किया जाएगा। किस हेतु के सशस्त्र बल का प्रयोग किया जाएगा। तो जमाव को तितर बितर और लोक सुरक्षा के लिए, लोक सुरक्षा के लिए जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग सेक्शन 130 में किया जाएगा। सेक्शन 130 में किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 131 किस बारे में बात करता है। सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेक्शन 132 कहता है कि अगर 130, 31 और 32 में कोई कार्य किया जाता है तो उसको न्यायिक संरक्षण मिलेगा, उस अभियोजन से संरक्षण दिया जाएगा, उसके विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। जो कार्य किया जा रहा है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सेक्शन 129, 130, 131 में, ठीक है। ये सेक्शन 132 कहता है इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए सेक्शन 133 इंपॉर्टेंट है। न्यूसेंस हटाने के लिए सशस्त्र आदेश दिया जाता है। सेक्शन 133 में क्या किया जाता है, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जाता है। क्या कि न्यूसेंस हटाने का आदेश कौन कौन दे सकता है। पहला जिला मजिस्ट्रेट, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डीएम। दूसरा उपखंड मजिस्ट्रेट, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसडीएम। और तीसरा अन्य कोई विशेषता सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, है ना, अन्य कोई स्पेशली एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर 133 में दी गई है। काहे की पावर दी गई, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश दे सकता है ना। और ये जो आदेश होगा उसकी तामीली जो होगी वो समन के भांति होगी, ठीक है। सेक्शन 133 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अबदूषण हटाने की शक्ति का भी प्रावधान है। तो अबदूषण हटाने की शक्ति का प्रावधान किस धारा में दिया गया है, धारा 133 में दिया गया। ये चीज भी आप याद रखेंगे। 133 में पर्यावरण के प्रदूषण को हटाने का आदेश भी दिया जा सकता है। पर्यावरण के प्रदूषण को हटाने का
मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो उसको हटाने का आदेश भी सेक्शन 133 में दिया जाएगा, है ना। और सेक्शन 133 में जो भी आदेश दिया जाएगा, 133 का उपधारा 2 क्या कहती है कि जो भी आदेश 133 में दिए जाएंगे उसे सिविल न्यायालय में जो है चैलेंज नहीं किया जाएगा, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये आदेश जो होगा वो अंतिम आदेश होगा। सेक्शन 133 का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, उसे किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये सेक्शन 133 में प्रोविजन है, ठीक है। सेक्शन 133 में जो आदेश दिया जा रहा है वो सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं हो सकता। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, क्या सेक्शन 133 के आदेश को सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं दी जा सकती है। क्या सेक्शन 133 के आदेश को सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं दी जा सकती है। और सेक्शन 133 में मजिस्ट्रेट जो भी कार्रवाई करेगा वो जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्रवाई करता है और जैसे वो साक्ष्य लेता है वैसे साक्ष्य भी लेगा, और ये जो आदेश होगा उसको समन मामले की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 133 में पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है, ये आप याद रखिएगा। सेक्शन 131, 32 और 33 इन तीनों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं दी गई है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के दौरान ये भी पूछा जा सकता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या पावर दी गई है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट निम्न में से किन धाराओं में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं दी गई, तो आप आंसर देंगे सेक्शन 131, 32, 33, 34 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं दी गई है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाइए अगले सेक्शन पर, सेक्शन 142। सेक्शन 142 किस बारे में बात करता है, जांच के लंबित रहने के दौरान निषेधाज्ञा। जैसे मान लीजिए किसी कोई जगह है जहां पर कोई न्यूसेंस हो रहा है और न्यूसेंस तुरंत मजिस्ट्रेट वहां जाके तो देख नहीं सकता है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट बिजी है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट क्या दे देगा, निषेधाज्ञा दे देगा, ठीक है। तो निषेधाज्ञा दे देगा, वो निषेधाज्ञा या जिसको कहते हैं व्यादेश, व्यादेश जिसको सामान्य भाषा में आप लोग क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में लोग कहते हैं स्टे। तो जो व्यादेश दिया जाएगा वो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है निषेधाज्ञा हटाने का, तब तक व्यादेश का मतलब है यथास्थिति जारी रहे, कोई भी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। तो जो निषेधाज्ञा दी जाएगी उसको लागू करने का कार्य कौन करेगा, उसको लागू करने का कार्य मजिस्ट्रेट करेगा, मजिस्ट्रेट उसको लागू करने का कार्य करेगा और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोक न्यूसेंस की जांच करते समय व्यादेश किस धारा में दिया जाएगा, तो आपको धारा 142 याद रखनी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। काफ़ी चीज़ें मैं ऐसी बता देता हूँ आपको जो समझाने के दृष्टिकोण से बताता हूँ, लेकिन वास्तव में आपको याद क्या रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि व्यादेश या निषेधाज्ञा किस धारा में जारी की जाएगी, न्यूसेंस हटाने के मामले में 142 में जारी की जाएगी, सेक्शन 142 में जारी की जाएगी। 139 में क्या प्रोविजन है, इस 139 में मजिस्ट्रेट जो होगा वो एक तो स्थानीय अन्वेषण का आदेश दे सकता है, स्थानीय अन्वेषण का आदेश जारी कर सकता है 139 में, और इसके अतिरिक्त एक तो स्थानीय अन्वेषण का आदेश होगा, और इसके अतिरिक्त क्या क्या 139 में होगा, एक विशेषज्ञ की परीक्षा करने के लिए भी आदेश दे सकता है कि विशेषज्ञ की परीक्षा किस तरीके से की जाएगी, इसका आदेश भी 139 में दे सकता है। तो इसमें सेक्शन 129, 130 आपने देख लिया अच्छे से, सेक्शन 133 देख लिया, सेक्शन 134 देख लिया, समन की तरह आदेश की तामीली होगी, और इसके अलावा सेक्शन 139 और सेक्शन 142, बस इतने ही देख लीजिए, बाकी सेक्शन आप छोड़ सकते हैं। अब आ जाइए सेक्शन 144 पर। सेक्शन 144 में जो पावर है वो किसको, और सेक्शन 144 किस बारे में बात करता है, हम लोग ये देखेंगे। सेक्शन 144 बात करता है कि अगर कहीं अर्जेंट मामला हो, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में कार्रवाई करनी हो, तो कार्रवाई किस प्रकार की जाएगी। धारा 144 किस मामले में बात करती है, अर्जेंट मामला, ये कीवर्ड है। आशंकित खतरे या न्यूसेंस के मामले में तो पहले की धाराओं में भी कार्रवाई हो रही थी, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अगर अर्जेंट मामला हो तो कार्रवाई किस धारा में होगी, तो धारा 144 में कार्रवाई होगी। और कौन करेगा, या तो डीएम कर सकता है, या एसडीएम कर सकता है, या अन्य मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है वो कार्रवाई कर सकता है, वो आदेश दे सकता है। अब अर्जेंट मामला कैसा होता है, अर्जेंट मामला है कि मान लीजिए हिंदू मुस्लिम दंगा भड़कने वाला है,
तो ऐसे समय में डीएम आदेश दे सकता है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। तो आप लोग जो सामान्य भाषा में सुनते हैं टीवी पर या अखबार में या आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि धारा 144 लागू हो गई, तो वो धारा 144 सीआरपीसी की ही होती है। इसमें अधिकतर डीएम ऑर्डर देते हैं, हालांकि पावर किस किस को हमने आपको ये बता दिया, डीएम ऑर्डर देते हैं। और डीएम क्यों ऑर्डर देते हैं? मान लीजिए प्रशांति भंग होने का या आशंकित खतरा है कि न्यूसेंस होगा, तो ऐसे मामले में तुरंत डीएम ऑर्डर दे सकते हैं और वो कह सकते हैं कि कोई भी घर से नहीं निकलेगा या कोई भी सभा या जुलूस नहीं होगा, ये सब चीज़ों के आदेश दे सकते हैं। लेकिन ये आदेश कितने दिन के लिए प्रभावी होगा? ये मैक्सिमम 2 माह के लिए प्रभावी होगा। डीएम का आदेश 2 माह से अधिक प्रभावी नहीं होगा। मान लीजिए आज 25 जुलाई और 25 जुलाई को उन्होंने आदेश दिया है, तो ये आदेश केवल 25 सितंबर तक प्रभावी हो सकता है, इसके बाद प्रभावी नहीं होगा। डीएम को पावर कितने दिन की है? 2 माह की है। लेकिन अगर मान लीजिए जगह ऐसी है जहां पर ज़्यादा दिन लागू करना है और राज्य सरकार को लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा दिन लागू किया जा सकता है ऐसा आदेश, तो मैक्सिमम 6 माह के लिए राज्य सरकार उसको बढ़ा सकती है। इससे ज़्यादा का पावर नहीं है। 2 माह की अवधि तक कौन बढ़ा सकता है? 2 माह की अवधि तक धारा 144 का जो आदेश है वो डीएम, एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है और उसके बाद 6 माह की अवधि तक राज्य सरकार बढ़ा सकती है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि धारा 144 में डीएम या एसडीएम कितने दिन का आदेश दे सकते हैं, कितने दिन के लिए आदेश दे सकते हैं? तो आपका आंसर होगा 2 माह के लिए आदेश दे सकते हैं और अर्जेंट मामले में ही ये आदेश दिया जाएगा। धारा 144 का जो है वो क्या बात करती है? वो बात करती है कि कोई अगर हथियार सहित जुलूस निकाला जा रहा है या सामूहिक प्रशिक्षण किया जा रहा है या कोई ऐसा सामूहिक प्रदर्शन हथियार सहित किया जा रहा है, तो उसको रोकने की शक्ति धारा 144 का में मजिस्ट्रेट को है। धारा 144 का में मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो तत्काल प्रभाव से किसी ऐसे जुलूस पर, किसी ऐसे समारोह पर जहां पर हथियारों का प्रयोग हो रहा है उनको रोक दे, उन पर रोक लगा दे। इस मामले में कुछ इंपॉर्टेंट केस भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केस में पहला केस है आशंकित खतरे से अर्जेंट, अब दूसरे के मामले में अर्जेंट कार्रवाई की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास है। पहला केस है गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1981 का केस है। इसमें कहा गया कि धारा 144 का आदेश जो है वो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं सुना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 144 का जो आदेश है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, इसमें किसी प्रकार के संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। धारा 144 से संबंधित एक अन्य केस कौन सा? कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया। प्रवीण तोगड़िया पूरा है ये कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया का केस है। किससे संबंधित? धारा 144 से संबंधित है। धारा 144 संवैधानिक है। ये किस केस में कहा गया? ये कहा गया मधुलिमे बनाम एसडीएम मुंगेर, मधुलिमे बनाम एसडीएम मुंगेर के केस में कहा गया कि धारा 144 जो है वो संवैधानिक है। धारा 144 जो है वो संवैधानिक है। ठीक है, तो धारा 144 और धारा 144 का में क्या अंतर है? धारा 144 में किसी भी अर्जेंट मामले में लोक शांति भंग होने के आशंका के तहत या आशंकित खतरे के तहत मजिस्ट्रेट तुरंत धारा 144 में आदेश जारी कर सकता है, वो आदेश लागू होगा। धारा 144 आयुध सहित जुलूस या प्रशिक्षण को रोकने के लिए लागू की गई है। धारा 144 का, ठीक है, 144 में सामान्य या आशंकित खतरे पर तुरंत अर्जेंट कार्रवाई करनी है, तो 144 आराम से कार्रवाई करनी है तो 133, और अगर आयुध सहित जुलूस या ऐसी कोई कंडीशन है तो 144 का स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद जो है उस पर धारा 145 कार्रवाई करती है। धारा 145 में उस पर कार्रवाई होती है। धारा 145, 46, 47, 48 इनसे संबंधित यूपी जुडिशरी का 2018 का जो पेपर था उसके मेंस में भी क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। धारा 147 क्या कहती है? भूमि या जल के उपयोग का अधिकार। धारा 147 इस बारे में बात करती है भूमि या जल से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वहां पर क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, इस बारे में बात करती है। धारा 147 किस बारे में बात करती है? धारा 147 बात करती है अगर भूमि या जल का कोई प्रोसीजर, कोई ऐसी चीज है जो भूमि या जल के उपभोग से संबंधित है तो उस पर अगर कोई विवाद है तो किया जाएगा। धारा 145, 46, 47 और 48 इस मामले में बात करती हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या है धारा 145, 46, 47, 48। धारा 145, धारा 145 कहती है जब भूमि या जल से संबंधित विवाद से परेशानी भंग होना हो,
संभावना है कि भूमि या जल से संबंधित विवाद है और प्रशांति भंग हो सकती है। महाप्रक्रिया। दूसरा, धारा 146 कहती है कि जहां विवाद की विषय वस्तु कुर्क करने का और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति है। विवाद की जो विषय वस्तु है कुर्क करना व रिसीवर नियुक्त करना। धारा 147, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो धारा 147 में आएगा। धारा 100, भूमि या जल के उपयोग, भूमि या जल के उपयोग। और धारा 148 स्थानीय जांच की बात करती है, लोकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये हो गई चारों धाराएं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। अब धारा 145 जो है वो क्या कह रही है कि मान लीजिए कोई संपत्ति संबंधी विवाद है। धारा 145 क्या कह रही है, कोई संपत्ति संबंधी विवाद है। तो ये तो सिविल नेचर का केस हो गया ना, तो इसके लिए सीआरपीसी में प्रोविजन करने की क्या जरूरत थी। तो सीआरपीसी में प्रोविजन करने की ये जरूरत पड़ गई कि कोई संपत्ति संबंधी विवाद है जिससे प्रशांति भंग हो सकती है। मतलब जो संपत्ति के दावेदार हैं वो गुटबाजी कर रहे हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि वो प्रशांति भंग कर सकते हैं। तो ऐसे मामले में पावर आ जाती है सीआरपीसी में 145 में मजिस्ट्रेट के पास कि वो उस प्रशांति भंग को निवारित करने के लिए कार्यवाही करें। ये पावर आ जाती है सेक्शन 145 में। ठीक है, अगर प्रशांति भंग नहीं हो रही है तो स्वत्व का निर्धारण कौन करेगा, सिविल कोर्ट करेगा, और सिविल कोर्ट में ही इसकी पावर है। प्रशांति भंग होने की कंडीशन आ जाती है तो केवल प्रशांति भंग होने से रोकने की पावर किसके पास है, डीएम के पास है, एसडीएम के पास है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्पेशली एम्पावर्ड हो। ठीक है, इनको दी गई है धारा 145 में पावर की प्रशांति भंग होने से निवारित करो, प्रशांति भंग होने से रोको, इसकी पावर दी गई है धारा 145 में। ठीक है, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित कोई वाद है, उसमें उसके बारे में जो संबंधित वाद है उसके बारे में कार्रवाई करने का जो अधिकार दिया गया है वो धारा 147 में। उपयोग, जहां उपयोग से संबंधित विवाद है वहां 147 में है। जहां स्वत्व से संबंधित विवाद है मतलब किसकी ऑनरशिप है वहां 145 में पावर है। अंतर समझिए, 147 उपयोग की बात कर रही है, 145 स्वत्व की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर है। धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही का उद्देश्य शांति भंग का निवारण करना है, ना कि स्वत्व का निर्धारण करना। ये बात किस धारा में कही गई, सॉरी किस केस में कही गई, भारत संघ बनाम अजीबुन्निसा खातून के केस में क्या कहा गया कि जो धारा 145 में कार्रवाई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य शांति भंग का निवारण करना, उसका उद्देश्य स्वत्व का निर्धारण करना नहीं है। धारा 145 इस बारे में प्रोविजन करती है। धारा 145 में कहा गया है कि जो कार्रवाई धारा 145 में की जानी है उसका मुख्य उद्देश्य शांति भंग का निवारण करना है, स्वत्व का निर्धारण करना उसका उद्देश्य नहीं है। धारा 145 के अनुसार शांति भंग होने की संभावना आवश्यक है, पर शांति भंग होने की सतत संभावना नहीं बल्कि संभावना होना पर्याप्त है। अगर शांति भंग है, शांति भंग हो सकती है तो धारा 145 में आदेश दिया जा सकता है और धारा 145 का आदेश मानना पड़ेगा। धारा 145 जो है वो पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई की जा सकती है। कोई पुलिस अधिकारी रिपोर्ट करे कि ऐसे ऐसा मामला, इससे शांति भंग होना संभावित है, या कोई अन्य सोर्स से जानकारी मिले तो भी ये कार्रवाई की जा सकती है। अन्य कोई स्रोत हो जिससे जानकारी मिले तो भी, या स्वयं मजिस्ट्रेट अपनी जानकारी के आधार पर भी ऐसी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अपनी जानकारी के आधार पर भी कि ऐसी मामले में शांति भंग होने की संभावना है तो अपनी जानकारी के आधार पर भी कार्रवाई धारा 145 में शुरू कर सकता है ना। किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधी विवाद का निर्णय
निर्णय जो है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। कब्जा संबंधी, यहाँ पे स्पेशल है, देखिए ऑनरशिप नहीं निर्धारित करेगा, कब्जा संबंधी जो विवाद है उसका निर्णय किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा कि कब्जा किसका रहेगा, कब तक, जब तक सिविल कोर्ट में मामला लंबित है वो डिसाइड नहीं हो जाता। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या सिविल कोर्ट में लंबित मामला जो है वो किसी प्रकार से कार्रवाई को इफेक्टेड करता है धारा 145 में? तो हाँ, सिविल कोर्ट से संबंधित जो मामला है वो किसी भी प्रकार से धारा 145 की कार्रवाई को इफेक्टेड नहीं करता है, तो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो 2 माह के अंदर बेदखल किया गया, मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी है, इस पे ए अपना कब्जा बता रहा है, मतलब ऑनरशिप, और बी अपना बता रहा है। ठीक है, बी का इस पर कब्जा था, लेकिन अभी 20 दिन पहले ए ने बलपूर्वक कब्जा ले लिया। ठीक है, तो क्या जो मजिस्ट्रेट हो वो ए को बेदखल कर सकता है? हाँ, मजिस्ट्रेट ए को बेदखल कर सकता है, क्योंकि इसने 2 माह के अंदर इससे कब्जा लिया था और बी को वो कब्जा दे सकता है। लेकिन मान लीजिए ये जो कब्जा है वो 3 महीने पहले लिया था, 90 दिन हो गए हैं इस कब्जे को किए हुए, तो मजिस्ट्रेट की पावर यहाँ पर नहीं होगी कि वो उनको बेदखल करे जब तक कि कब्जा का जजमेंट ना दे दे, कब्जा के किसी पॉइंट पर निर्णय पर ना पहुंचे। ठीक है, अगर पक्षकार 2 माह पूर्व बेदखल किया गया है तो कार्यपालक बेदखल किए जाने वाले पक्षकार को कब्जा मानता है। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट वास्तविक कब्जा संबंधी प्रश्न का निर्णय करेगा, ऑनरशिप संबंधी प्रश्न का निर्णय नहीं करेगा, इस चीज को याद रखिएगा। अगर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जे का निर्धारण नहीं हो पाता, मान लीजिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की 145 में, है ना, और 145 में सब कार्रवाई करने के बाद भी वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शन बचेगा? वो संपत्ति को कुर्क कर लेगा। संपत्ति को कुर्क करने का मतलब है संपत्ति को अपने या शासन के नियंत्रण में ले लेगा, संपत्ति को कुर्क कर लेगा, और ऐसा संपत्ति को कुर्क कर सकेगा, और फिर वो जो कुर्क संपत्ति है उसका फिर जब निर्णय हो जाएगा, पूरा जजमेंट आ जाएगा कि किसकी संपत्ति है, तो उसको सौंप दिया जाएगा। तो संपत्ति को कुर्क करने की पावर धारा 146 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, अब धारा 147 क्या कहती है ये और देख लेते हैं। धारा 147 अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखी थी। धारा 147 में क्या प्रोविजन है? धारा 147 उपयोग के अधिकार से, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित कोई विवाद है और उससे प्रशांति भंग हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अपने आधार पर कार्रवाई कर सकता है। धारा 147 में बस इतना ही आपको याद रखना है। लेकिन धारा 145 में अगर विवाद है तो संपत्ति धारा 146 में कुर्क हो जाएगी, लेकिन अगर धारा 147 में विवाद है, मतलब केवल उपयोग से संबंधित विवाद है, तो संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता। कुर्क करने की पावर धारा 145 के संबंध में है, 147 के संबंध में नहीं है। ये पॉइंट इसलिए क्लियर करना जरूरी है क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है और आपके ऑप्शन गलत होंगे, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि धारा 147 में कौन मजिस्ट्रेट संपत्ति कुर्क कर सकता है? ऑप्शन होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धारा 147 में अगर विवाद है तो संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता। धारा 145 में विवाद होगा तो संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। और धारा 148 किस बारे में प्रावधान करती है? धारा 148 प्रावधान करती है कि अगर कोई विवाद जो है धारा 145, 46 या 47 में है, उसमें अगर कोई स्थानीय जांच की आवश्यकता पड़ती है, लोकल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो लोकल इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है किसके द्वारा? जो व्यक्ति धारा 145, 46 और 47 में कार्रवाई कर रहा है वो इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है, और ऐसे इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट होगी उससे एज एविडेंस कोर्ट में पढ़ा जा सकेगा। धारा 148 इस बारे में बात करती है। धारा 148 स्थानीय जांच के संबंध में बात करती है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। चैप्टर 10 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन इससे किस प्रकार का बनेगा? क्वेश्चन इससे बनेगा कि जो धारा 145 है इसमें स्थानीय जांच किस सेक्शन में की जा सकती है? तो आप बताएंगे सेक्शन 148 में स्थानीय जांच की जा सकती है। कौन कौन स्थानीय जांच कर सकता है? तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, या फिर कोई भी स्पेशली एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट जो स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड किया हो। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। या क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद को रोकने का अधिकार
किस सेक्शन में है, तो आपको सेक्शन बताना होगा कि किस सेक्शन में ये पावर दी गई है। सेक्शन 144A में ये पावर दी गई है। सेक्शन 144A को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब आ जाइए अध्याय 11 पर। अध्याय 11 पुलिस के निवारक कार्यों के बारे में बात करता है। पुलिस के जो निवारक कार्य हैं धारा 149, 150, 151, 152 और 153 के बारे में बात करता है। 49, 50, 51, 52, 53 के बारे में बात कौन से करता है? अध्याय 11 बात करता है। पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों का निवारण करने के बारे में प्रावधान धारा 149 में है। धारा 149 किस बारे में बात करती है कि पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों का निवारण किस तरीके से किया जाएगा। संज्ञेय अपराध अगर होने की संभावना है तो उसका निवारण करने की पुलिस अधिकारी की जो पावर दी गई है वो धारा 149 में बात करती है। संज्ञेय अपराध किए जाने की अगर कोई परिकल्पना की जा रही है, उसके बारे में कोई सूचना मिलती है तो उसके बारे में इत्तला देने की शक्ति धारा 150 में है। धारा 150 में है। संज्ञेय अपराध की संभावना है या इससे धारा 149 में कोई पुलिस अधिकारी को कोई सूचना मिली हुई है, धारा 150 में कोई सूचना मिली हुई है, तो संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए, संज्ञेय अपराध ना हो पाए इसके लिए गिरफ्तारी करने के लिए धारा 151 में प्रोविजन है। लेकिन धारा 151 में जो गिरफ्तारी होती है, धारा 151 में जो अरेस्ट होगा उसके बारे में रिटन में कॉज लिखना पड़ेगा। जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है कि उसे क्या सूचना मिली है और क्या संभावना है जिसके लिए ये अरेस्ट किया जा रहा है। धारा 151 में अगर कोई सूचना मिली हुई है धारा 149 में और 50 में तो धारा 151 में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। धारा 152 हानि के निवारण की बात करती है कि अगर कोई लोक संपत्ति में है उसमें अगर कोई हानि हो सकती है तो उसको निवारण करने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। उसको निवारण करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट हमेशा उपस्थित होता है। हमेशा धारा 152 हानि के निवारण के बारे में बात करती है। और धारा 153 जो है वो बांट या माप के बारे में बात करती है। बांट या माप के निरीक्षण के बारे में बात करती है। धारा 153 के अनुसार पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी बांट या माप या तौलने के उपकरण का निरीक्षण कर सकता है। पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है वो बांट या माप का निरीक्षण कर सकता है। आपसे क्वेश्चन केवल ये पूछा जाएगा कि किस धारा में क्या प्रोविजन है। संज्ञेय अपराध किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी किस धारा में है, तो आंसर होगा धारा 151 में। बांट या माप का निरीक्षण करने की कौन से धारा में है? धारा 153 में। लोक संपत्ति की हानि का निवारण करने की शक्ति किस धारा में है? धारा 152 में। इस तरीके के आंसर आपको देने होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अधिकार बांट या माप तौलने के उपकरण का निरीक्षण करने की पावर किसके पास है? तो अधिकार बांट या माप तौलने का निरीक्षण करने की पावर भारत थाने के भार साधक अधिकारी के पास होती है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि जो संज्ञेय अपराध में धारा 151 में गिरफ्तारी हुई है, जो गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध को निवारित किए जाने या रोकने के लिए जो गिरफ्तारी की गई है उसमें जमानत कौन दे सकता है? तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो ही जमानत दे सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस मामले में जमानत दे सकता है। तो इतना ही इसमें पढ़ना है। फिर आ जाइए अध्याय 12 पर। अध्याय 12 में एक FIR का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अध्याय 12 से 154 से 327, अध्याय 12 से अध्याय 24 तक, धारा 154 से धारा 327 तक। ठीक है। धारा 154 किस बारे में बात करता है? संज्ञेय अपराधों से इत्तला के बारे में बात करता है। संज्ञेय अपराधों के सूचना जो है वो किस तरीके से दी जाएगी, जिसे हम सामान्य भाषा में FIR कहते हैं। तो FIR के बारे में धारा 154 बात करता है हमसे। धारा 154 किस बारे में बात करता है? FIR के बारे में बात करता है। तो धारा 154 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा उत्साहवर्धन हो। तो हम इसी तरीके के अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।